हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है हमारी साइंस की क्लास में। हम लोगों ने जाते जाते एक क्वेश्चन को कंप्लीट करके गए थे और हम लोगों ने कहा था कि अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करने से पहले जान लेते हैं। मैं हूँ रजनीश पांडे और आप देख रहे हैं साइंस की क्लास पीटीवी के पी सर पे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है इससे समझ गए थे। क्यों? क्योंकि क्या होता है, ऑक्सीजन अगर होगी तो उसमें क्या हो जाएगी, नमी हो जाएगी और वो चीज़ क्या हो जाएगी, जल्दी खराब हो जाएगी। इस वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन क्या करता है, उनकी जो जीवन आयु होती है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, उनको अपचयन से बचाने के लिए नाइट्रोजन से प्रभावित करते हैं, जिससे उनकी गंध और स्वाद क्या होते हैं, बदल नहीं पाते हैं। ठीक है, इसी वजह से देखा होगा जो पैकेट होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें एक्सपायरी डेट लिखी होती है। वो एक्सपायरी डेट पैकेट की नहीं होती है, वो एक्सपायरी डेट नाइट्रोजन गैस की होती है जो उसके अंदर भरी हुई होती है। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट आता है कि क्वेश्चन है कि लोहे को नम वायु में डाल देने पर कुछ दिनों बाद उस पर जंग लग जाती है, कारण बताइए या किस प्रकार का परिवर्तन है ये भी बताइए। यानी कि लोहा देखा होगा, घर में देखा होगा कि गेट लगे होते हैं या कोई भी लोहे की कील हो गई, उसको हम लोग बाहर किसी भी वायु में, अगर हम लोगों ने उसे वायुमंडल में ऐसे छोड़ दिया, घर के बाहर या किसी भी पानी यानी जहाँ पे थोड़ा सा भी पानी रहता होगा वहाँ पे छोड़ देते हैं, तो कुछ दिन बाद देखते हैं कि लोहे का जो कील होती है, या चलो कील ले लेते हैं, तो कील पे क्या होते हैं, एक अलग से परत आ जाती है जिसको क्या कहते हैं, हम लोग जंग कहते हैं। ठीक है, तो वो क्यों आ जाती है, इसका कारण बताना है और ये कौन सा परिवर्तन है ये भी बताना है। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि सर लोहे को नम वायु में डाल देने पर, क्या कहेंगे, लोहे को नम वायु में डाल देने पर वह वायु से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है, आयरन ऑक्साइड बना लेता है, और आयरन ऑक्साइड ही आयरन पर जंग के रूप में परत बना देता है। जो आयरन ऑक्साइड बन जाता है वही क्या होता है, आयरन के ऊपर एक परत बन जाती है, किसकी, आयरन ऑक्साइड की बन जाती है। ठीक है, बना देता है, और इस आयरन ऑक्साइड के गुण आयरन के गुणों से भिन्न होते हैं, और यह कैसी है, यह एक रासायनिक अपक्रिया है। यानी कि आयरन का गुण क्या होता है, उसको मजबूती बनाए रखना, ये क्या करता है, उसको खुदेड़ देता है, यानी कि कैसा कर देता है, खोखला कर देता है, आयरन को खोखला कर देता है आयरन ऑक्साइड की जो परत होती है। तभी देखा ऊपर से क्या होती है, परत छूटने लगती है। समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि सर वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। कि जब भी हम क्या देखा होगा कि रिबन जो होता है मैग्नीशियम वाला, उसको हम लोग क्या करते हैं, जब भी वायु में जलाते हैं तो उसको पहले अच्छे से साफ कर लेते हैं, फिर उसको हम लोग जलाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, चलिए वो भी जान लेते हैं। क्या कहेंगे कि सर मैग्नीशियम रिबन के ऊपर क्या होता है, बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं, और ये अशुद्धियाँ जब भी वायु से क्रिया करती हैं तो क्या बना लेती हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती हैं, जो क्या होते हैं, हम लोगों के लिए घातक होती है। इसी वजह से वायु में जलाने से पहले क्या करते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। ये हो गया क्या, ये शॉर्ट में हो गया। इसके बारे में अच्छे से और जान लेते हैं क्या, कि सर मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील होने के कारण समान परिस्थितियों में भी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या कहेंगे कि सर जो मैग्नीशियम होता है, क्या कहेंगे, मैग्नीशियम होता है वो क्या करता है, वो क्रियाशील होने के कारण जो वायु में जितने भी उपस्थित कण होते हैं उनसे क्रिया करके क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। क्या कहेंगे कि सर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, जिससे मैग्नीशियम रिबन के ऊपर किसकी परत चढ़ जाएगी, इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, तथा अन्य कई प्रकार की अशुद्धियां भी आ जाती हैं। इन अशुद्धियों को हटाकर शुद्ध मैग्नीशियम प्राप्त करने के लिए इसे वायु में जलने से पहले क्या कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। समझ गए? क्या कहेंगे कि सर वायु में जलाने से पहले क्यों साफ कर लेते हैं, इसी वजह से साफ कर लेते हैं। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि अशुद्धियाँ आ जाती हैं, अगर इन अशुद्धियों को हम लोग सही से लेंगे तो हमें मैग्नीशियम प्राप्त नहीं हो पाएगा। सही से प्राप्त तो होगा, लेकिन जो परफेक्ट होता है, जो 100% कहा जाता है, वो 100% हमको प्राप्त नहीं होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा आता है कि सर विकृत गंधिता क्या होती है। क्या कहते हैं, ये विकृत गंधिता क्या होती है, या अलग क्वेश्चन में पूछ देता है कि सर विकृत गंधिता को समझाइए, यह से क्या तात्पर्य है। क्लियर है? से क्या तात्पर्य, से क्या तात्पर्य है। वसा तथा तेल युक्त पदार्थ, देखो विकृत गंधी हम लोगों ने नाइट्रोजन में भी पढ़ा था कि विकृत गंधी हो जाते हैं
जिसकी वजह से नाइट्रोजन का यूज करते हैं, तो वही चीज है, क्या कहेंगे कि सर वसा तथा तेल, क्या कहेंगे, वसा तथा तेल पदार्थों को लंबे समय तक रखा जाता है। क्या कहेंगे, वसा यानी कि जो फैट वाली चीजें होती हैं और जितनी भी तेल वाली चीजें होती हैं, इनको क्या करा जाता है, लंबे समय तक रखा जाता है। तब वे अपचयित होकर विकृत गंधी हो जाते हैं। कैसे अपचयित होकर क्या हो जाते हैं, विकृत गंधी हो जाते हैं, तथा उनके स्वाद व गंध भी बदल जाती हैं। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता कहते हैं ऐसे पार्टिकल्स या ऐसे आर्टिकल्स जिनको हम लोग लंबे समय तक रखते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो उपचयित होके क्या अपनी गंध व स्वाद को बदल देते हैं। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, विकृत गंधिता कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर बात कर लें तो एग्जाम्पल में हम बात कर लेंगे सर, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि चिप्स होते हैं, तो क्या है, चिप्स बनाने वाले यानी कि जो मैन्युफैक्चर होते हैं चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। उसे अपचयित होने से बचाया जा सकता है, अपचयित होने से बचाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे अपचयित की जगह क्या कर लो, यहाँ पे अपचयित की जगह लिख लो उपचयित। ठीक है, क्या कहेंगे कि उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं तो उसे उपचयित होने से बचाया जा सकता है। जो चिप्स बनाने वाले जो कंपनीज होती हैं वो क्या करते हैं, चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन गैस नहीं भरते हैं। ऑक्सीजन गैस देखो कल ही बताया था हमने, क्यों नहीं भरते हैं, क्योंकि उसमें नमी हो जाएगी और उनकी गंध और स्वाद बहुत जल्दी बदल जाएंगे, क्योंकि वो क्या हो जाएंगे, उपचयित हो जाएंगे। लेकिन उसी जगह जब हम नाइट्रोजन गैस भर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, उपचयित होने से उसे बचा सकते हैं। समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें बात आती है संक्षारण क्या होता है। क्या कहेंगे कि संक्षारण क्या होता है। देखो संक्षारण देखो क्लियर हो रहा होगा, इसके नेम से क्लियर हो रहा होगा। संक्षारण यानी कि जो आसपास में जितनी भी नमी होगी उससे बचाने की प्रक्रिया क्या होती है, संक्षारण होती है। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि सर जब कोई धातु, क्या कहेंगे, जब कोई धातु अपने आसपास की, क्या कहेंगे, जब कोई धातु अपने आसपास की नमी, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब वह संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, संक्षारण कहेंगे। क्या कहेंगे, संक्षारण कहेंगे। यानी कि क्या होता है, जब भी नमी में कोई भी धातु आ जाएगी तो उसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, संक्षारण कह देंगे। जैसे एग्जाम्पल में हमने लिया, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने क्या एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि सर लोहे पर जंग लगना, देखा होगा। अभी हमने बताया लोहा जैसे ही नमी यानी कि जो वायु के संपर्क में आता है, नमी वाले वायु के संपर्क में आता है तो क्या होता है, वो संक्षारित होके उस पर जंग लग जाती है। तो इसका एक एग्जाम्पल हो गया क्या, लोहे पर जंग लगना। देखा होगा चांदी के ऊपर काले रंग की लग जाती है, तभी देखा होगा चांदी की जो पायलें होती हैं वो कैसी हो जाती है, काली हो जाती हैं। ठीक है, तो क्या कहें, चांदी के ऊपर काले रंग की परत आ जाती है। ठीक है, और अपने घर में वो पीतल वाला जो तांबा वाला जो लोटा होता है वो देखोगे अगर ध्यान से कभी भी, तो उस पर जो काई आती है वो देखी होगी कैसी होती है, हरे रंग की होती है। कैसी होती है, हरे रंग की। तो क्या कहेंगे, तांबे के ऊपर हरी परत का आ जाना किसका एग्जाम्पल है, संक्षारण का ही एग्जाम्पल है। यानी कि जब भी कोई धातु नमी, आर्द्रता आदि के संपर्क में आएगी तो वो संक्षारित होकर कौन सी प्रक्रिया बना देगी, संक्षारण प्रक्रिया बना देगी। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अच्छे से समझते जाना, जहाँ पे भी डाउट लगे क्या करोगे, तुरंत देख लोगे उसे। ठीक है, क्या जैसे कि हम कुछ भी समझा रहे हैं तो तुरंत क्या करोगे, रुक के जो भी नोट करना है उसको अच्छे से नोट कर लोगे, फिर क्या करोगे, उसको फिर लिखना स्टार्ट कर दोगे, पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। रिवीजन अभी से, जैसे आज क्लास ली शाम रात को 8 बजे, उसके बाद क्या किया, रात को क्लास ले ली, रात को थोड़ा सा पढ़ लिया, 8 से 9 तो क्लास हो गई। फिर उसके बाद क्या किया, उसके बाद हम लोगों ने रिवीजन कर लिया, सोने से पहले रिवीजन किया, सुबह उठ के भी क्या कर लिया, एक और बार रिवीजन कर लिया। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी अभी कुछ दिनों बाद तुमको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, उन प्रैक्टिस के क्वेश्चन को क्या करना होगा, प्रैक्टिस करके लगाना होगा और उनके आंसर अपनी कॉपी पर तो लिखोगे ही, साथ में क्या करोगे, जो कमेंट बॉक्स होता है कमेंट बॉक्स में भी उनके आंसर पुट करोगे। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आता है कि कॉपर सल्फेट, क्या कहेंगे कि सर कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालकर रखने से किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। क्या कहेंगे, कॉपर सल्फेट के विलयन में
लोहे की कील डालकर रखने से किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो क्या कहेंगे? यह अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? क्या कहेंगे? यह अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। क्या कहेंगे? सर कह रहा था कि कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट कल बताया था क्या होता है? CuSO4। क्या कह रहे हैं? लोहे की कील है, यानी कि कॉपर सल्फेट की विलयन में क्या डाल रहे हो? लोहे की कील, यानी कि लोहा डाल रहे हो। क्या कहेंगे? फेरस डालेंगे, क्या? Fe। क्लियर हो गया? जब ये इनकी क्रिया होगी तो याद करो कल बताया था हमने, कल एग्जाम्पल दिया था एक गरीब और एक अमीर आदमी वाला एग्जाम्पल दिया था। उसमें क्या बताया था कि सर जो गरीब आदमी वो क्या करेगा? वो अमीर आदमी से कुछ मांगेगा। तो ये क्या है? इस टाइम पे इसे समझो कि गरीब आदमी ये क्या इससे मांगेगा, तो ये क्या कहेगा? लो भैया हम तुमको ले लो। तो क्या कहोगे? Fe के पास क्या आ जाएगा? SO4 आ जाएगा। देखो Fe के पास SO4 आ गया और ये अमीर आदमी क्या होगा? ये खाली हो जाएगा। समझ गए? ऐसे कल बताया था। तो वही चीज़ है, यही चीज़ रखेंगे। अब यहाँ पे क्या देखेंगे कि क्या हमारी इक्वेशन बैलेंस है? क्या कहेंगे? क्या हमारी इक्वेशन बैलेंस है? तो क्या कहेंगे? सर यहाँ पे Cu 1 है और यहाँ पे भी Cu 1 है, बैलेंस हो गया। Fe 1 है, Fe 1 है, बैलेंस हो गया। SO4 1 है, SO4 1 है, यानी कि हमारी जो पूरी इक्वेशन है वो क्या है? वो क्या है? ये कैसी है? ये हमारी इक्वेशन बैलेंस कैसी है? बैलेंस इक्वेशन है। कैसी है? बैलेंस इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है? बैलेंस इक्वेशन है। क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन आता है हमारा कि सर, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि सर अमोनियम क्लोराइड, क्या कहेंगे? अमोनियम क्लोराइड के उष्मीय वियोजन से बनने वाले पदार्थों के नाम बताइए। यानी कि जब क्या करेंगे हम लोग अमोनियम क्लोराइड का क्या कर देंगे? उष्मीय वियोजन करेंगे, तो जो उसे पदार्थ जो बनते हैं, यानी कि जो उत्पाद बनता है वो बताने कौन कौन से उत्पाद हमको मिलते हैं। तो याद करो जो हमने वियोजन अभिक्रिया बताई थी तो उसमें बताया था 2 टाइप के होते हैं, उष्मीय वियोजन और क्या होता है? हमने बताया था विद्युत वियोजन, बताए थे 2। तो वही चीज़ देखो क्या कहोगे? उष्मीय वियोजन यानी कि जब ताप करते हैं तो अपने 2 भागों में टूट जाता है। तो वही चीज़ कहेंगे क्या कि सर NH4Cl होता है। क्या? अमोनियम क्लोराइड याद करो बताया था क्या होता है? NH4Cl होता है। तो जब NH4Cl का हम लोग क्या करेंगे? उष्मीय वियोजन करेंगे तो NH4Cl से क्या निकल जाएगा? अमोनिया अलग निकल जाएगी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलग निकल जाएगा। क्या कहेंगे? अमोनिया अलग निकल जाएगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलग निकल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, क्या ये बैलेंस है? यहाँ पे NH4 है, ठीक है, यहाँ पे NH4 है, यहाँ पे NH3H4 हो गए, इक्वल है, ठीक। Cl 1 है, Cl 1 है, यानी कि क्या कहेंगे? ये हमारा बैलेंस इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है? ये भी क्या है? ये भी हमारी बैलेंस इक्वेशन है। कहेंगे क्या? बैलेंस इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है? बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। ठीक है। अब देखो बनने वाले उत्पाद, तो बनने वाले उत्पाद की बात करें तो क्या कहें? बनने वाला उत्पाद है अमोनिया तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये देखो ये निकली क्या? ये अमोनिया निकली और ये क्या निकला है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकला है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि सर ये बताइए कि सोडियम क्लोराइड से सोडियम तथा क्लोरीन प्राप्त करना है हमको। सोडियम क्लोराइड से यानी कि NaCl से क्या Na अलग निकालना है और Cl को अलग निकालना है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? देखो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपसे, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, क्या होता है जब Na क्लोरीन से क्रिया करेगा। तो ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चन को भी एक करवाएंगे, ठीक है। अभी उस टाइप का कुछ क्वेश्चन कर देंगे, बाकी वो प्रैक्टिस में चला जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो क्या कहेंगे? सोडियम क्लोराइड से आपको क्या करना है? सोडियम तथा क्लोरीन गैस निकालनी है, यानी कि इसका मीन्स क्या है
एक यौगिक से उसके अवयव निकालने, क्या कहे, एक यौगिक से उसके अवयव निकालने, तो कौन सी क्रिया, वियोजन अभिक्रिया। क्या कहोगे, वियोजन अभिक्रिया है। तो क्या कहो, यह एक वियोजन अभिक्रिया है। और इसमें क्या कहोगे कि सर NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, क्या कहोगे, सोडियम क्लोराइड से क्या निकल जाएगा, Na अलग निकल जाएगा, Cl2 अलग निकल जाएगा, क्योंकि क्लोरीन अगर निकलेगा तो वो Cl2 की फॉर्म में निकलता है। ठीक है, ये तो Cl2 हो गया। अब ये Cl2 यानी कि कितने हैं, 2 है, और यहाँ पे भी क्या कर देंगे, 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 2 से जब मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो Na कितने हो गए, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। फिर क्या कहेंगे, नोट नंबर 1 है हमारा, क्या है, नोट नंबर 1, इसको याद रखेंगे कि यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि सर उपचयन किसे कहते हैं और अपचयन किसे कहते हैं। तो क्या कहेंगे, जो ऑक्सीजन प्राप्त करता है, जो ऑक्सीजन प्राप्त करता है यानी कि जिसको ऑक्सीजन मिल जाती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उपचयित पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, उपचयित कहते हैं। तथा जो ऑक्सीजन त्यागता है, जो ऑक्सीजन त्याग देता है कि हमें नहीं चाहिए ऑक्सीजन ले जाओ, वो क्या होता है, अपचयित कहलाता है। क्या कहेंगे, अपचयित कहलाता है। नेक्स्ट आता है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखो बायो का लग रहा होगा लेकिन ये केमिस्ट्री का ही पार्ट है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया पेट में भी होती है हमारे। ठीक है, तो क्या कहेंगे, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो क्या कहेंगे, शरीर में भोजन का पाचन एक वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि आप क्या करते हो, एक संयुक्त चीज खाते हो, उसका क्या होता है, विखंडन होता जाता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाती है, वियोजन अभिक्रिया होती है। देखो वहां पे लिखा भी हुआ है क्या, कि जब हम चावल, गेहूं या आलू खाते हैं तब इन पदार्थों से प्राप्त स्टार्च का शर्करा तथा प्रोटीन का अमीनो अम्ल में क्या हो जाता है, वियोजन होता है। जैसे चावल ये सब खाया तो जो तुम्हें क्या जो क्या कहोगे कि सर जो स्टार्च निकलेगी वो शर्करा में चेंज हो जाएगी जाके, और प्रोटीन जो क्या होगा वो अमीनो एसिड में वियोजित हो जाएगा। ठीक है, अब आता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के जरा उदाहरण बता दो, पूछ लेता है कि कौन कौन से उदाहरण होते हैं रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि जिनमें रासायनिक अभिक्रिया होती है कौन कौन से होते हैं। तो ये तो जानते हो, लोहे में जंग लगना रासायनिक कारण है। ठीक है, अब इसके और भी हैं, उनको अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे सर, रासायनिक अभिक्रिया के प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, भोजन का पकाना, क्या कहेंगे, भोजन पकाना, और साथ ही साथ यहाँ पे स्लैश करके लिख लोगे क्या, कि भोजन का पकाना और भोजन का पाचन, भोजन का पाचन। ठीक है, फिर क्या कहेंगे, सांस लेना, यानी कि जो भी हम सांस लेते हैं वो भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे से बनी वस्तुओं को नम वायु में रखने पर जंग लगना, यानी कि लोहे से जो भी वस्तुएं बनेंगी उन पे जैसे हम नम वायु में रख देंगे तो उनसे क्या हो जाएगा, जंग लग जाती है। हमारे शरीर में होने वाली पाचन क्रिया, जो हमारे शरीर में पाचन क्रिया होती है वो भी इसका क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल हो जाएगा। गर्मियों में सामान्य ताप पर दूध का फटना, जो सामान्य ताप होता है गर्मियों में भी वो भी क्या होता है, दूध उसमें फट जाता है। तो ये भी क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण हो गया। ठीक है, अब लास्ट हमारा चैप्टर का बचता है कि जुगनू रात में क्यों चमकते हैं। ठीक है, ये इसका लास्ट हो जाएगा, और इसके बाद कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन होंगे जो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, उस पर अभी एक एग्जाम्पल बता देंगे, फिर उसका क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट प्रैक्टिस कर लेंगे। जुगनू रात में क्यों चमकते हैं, तो क्या कहेंगे, जुगनू में ल्यूसीफेरस, क्या कहेंगे, इस नाम को याद रखना, क्या, ल्यूसीफेरस। ठीक है, क्या कहेंगे, जुगनू में ल्यूसीफेरस, ल्यूसीफेरस याद रखेंगे कौन सा नामक प्रोटीन होता है, जिसका एक क्या कहेंगे, जिसका एक एंजाइम के द्वारा ऑक्सीकरण होता है। इस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान
क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है और इसी कारण रात में जुगनू चमकते हैं। ठीक है, इसी कारण रात में जुगनू चमकते हैं। किस प्रोटीन के कारण होता है ऐसा, तो क्या कहेंगे, ल्यूसीफेरस नामक प्रोटीन होता है, जिसका क्या होता है, जिसका एक एंजाइम के द्वारा क्या हो जाता है, जिसका एक एंजाइम द्वारा ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है और यह रासायनिक अभिक्रिया के दौरान प्रकाश उत्पन्न होता है। जब ये चीज़ हो रही होती है तो क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से जुगनू रात में चमकते हैं। ठीक है, अब एक और ये चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे कि हमने बोला कि Na और O2 क्या कहेंगे कि सर NaO2 मिलके क्या बनाते हैं, N2O बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, N2O बना लेते हैं। Na और O2 मिलके क्या बनाते हैं, N2O बनाते हैं। ठीक है, पहले तो इनको बैलेंस कर लो, तो यहाँ पे N कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे भी N कितना 1 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई की बराबर हो गए। यहाँ O कितने 2 हैं, यहाँ O कितना 1 है, क्या कहोगे, यहाँ 1 है, तो इसको 2 करोगे, क्या करोगे, इसको 2 करोगे, तो अब कितने हो गए, O बराबर हो गए, लेकिन N कितने हो गए 4, और यहाँ पे N कितना है 2, तो इसको साफ कर दोगे। ठीक है, इसको क्या कर दोगे, साफ कर दोगे, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, 4 लिख दोगे, हो गया बराबर। अब क्वेश्चन ये नहीं है, इक्वेशन वो बना के देगा आपको, क्या करेगा, वो इक्वेशन बना के देगा, लेकिन पूछेगा क्या कि इसमें उपचयित व अपचयित बताइए। क्या कहेगा, उपचयित तथा अपचयित बताइए। क्या कहेगा, उपचयित तथा अपचयित बताइए। तो उपचयित क्या बताता है, जो ऑक्सीजन प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं, उपचयित कहते हैं, और जो ऑक्सीजन त्याग देता है उसे क्या कहते हैं, हम लोग अपचयित कहते हैं। तो जरा बताओ, उपचयित ऑक्सीजन मिली किसको है, Na यहाँ पे अकेला था, Na को क्या मिल गया, क्या मिल गया, देखो Na यहाँ पे अकेला था और Na को यहाँ पे क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गई। चला ये चीज देखो यहाँ पे बराबर सही कर लो इसे, Na2O होता है। ठीक है, हाँ अब सही है। तो क्या देखो, Na यहाँ पे अकेला था, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो अगले टाइम देखा हमने क्या, Na के पास O आ गया, यानी कि ऑक्सीजन मिल गई इसको, ऑक्सीजन मिल जाती तो क्या बन जाएगा तुम्हारा ये, Na2O, इसको क्या मिल गई, ऑक्सीजन मिल गई। और अपचयित कौन हो गया, अपचयित हो गया O2, क्योंकि O2 के पास से ऑक्सीजन चली गई। समझ गए। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, और उनको क्या लगा, उनको लगा के उनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ठीक है, जो हमारा वो जो चैप्टर था वो क्या हो चुका है, इसी के साथ पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।